Hello guys, my name is Pooja Verma and welcome to the channel everyone. And as you know, daily आप लोगों की क्लास होती है पेपर 2 कॉमर्स की। पेपर 2 कॉमर्स की डेली मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आती हूँ एट 8 PM इवनिंग में। और आज के सेशन में अगेन मैं आपके साथ कुछ एक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ एक मिक्स मतलब क्वेश्चंस है, सभी यूनिट के मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने की आप लोगों के लिए कोशिश की है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, तो एक बार वीडियो को गाइस लाइक एंड शेयर जरूर कर दी, वीडियो को फटाफट से डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। ठीक है जी। और मेरा नाम पूजा वर्मा है गाइस, आप लोगों के लिए डेली क्लास होती है यूट्यूब के अलावा। ये जो क्लास है आपकी यूट्यूब पे होती है डेली 8 बजे। इसके अलावा पेपर 2 की मेरी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी फ्री लाइव क्लास होती है। और जो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे फ्री लाइव क्लास होती है वो होती है आपकी दोपहर 12 बजे। आफ्टरनून 12 PM पे क्लास होती है। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, वहां से आप नोटिफाई भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी क्लास को अनलॉक करना चाहते हैं, अगर आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे न्यू है, देन किसी भी क्लास को अनलॉक करने के लिए PUJ10 ये कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कोड जैसे आप अप्लाई करेंगे किसी भी फ्री क्लास को आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है जी। चले, इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए तैयार किया गया NT-UGC नेट की प्रिपरेशन के लिए। और साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पे यूट्यूब के अलावा, यूट्यूब पे तो आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलते ही हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की क्लासेस होती है। फ्री क्लासेस भी होती है, पेड क्लासेस भी होती है, जहाँ पे एवरी वेडनेसडे आप लोगों के लिए न्यू बैचेस जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। और अगर आप NT-UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे और अनअकैडमी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अराउंड 21 सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको तैयारी करने का मौका मिलता है। ठीक है जी। जो भी आपका रेस्पेक्टिव पेपर है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप NT-UGC नेट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एनरोल करवाते हैं, देन आप इनमें से जो भी आप पेपर वॉच करना चाहते हैं, पेपर 1 पेपर 2 आप वॉच कर सकते हैं। प्लस एंड आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शन प्लान आपके पास अवेलेबल है। दोनों प्लान्स पे क्या मेजर डिफरेंस है तो ध्यान रखिएगा। प्लस पे आपको जो है लिमिटेड बेनिफिट्स है, जैसे कि PDF आपको मिल जाती है मेरी क्लासेस की, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। इसके अलावा स्ट्रक्चर वे में कोर्स मिलता है आपको। और अगर आप मेरी बैचेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको मेरा गाइडेंस मिलता है प्लस साथ के साथ आपको 10 के 10 यूनिट में आप लोगों को प्रिपेयर करवाती हूँ। 10 के 10 यूनिट आपको तैयार करने का मौका मिलता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन पे, प्लस एंड आइकॉनिक। ठीक है जी। जहाँ पे आपको मैं कंटेंट करवाती हूँ, कंटेंट आपको मैं करवाती हूँ, साथ ही साथ स्ट्रक्चर वे में चलते हैं, यूनिट वाइज स्टडी मैं आप लोगों के लिए करवाती हूँ। बट अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं, आइकॉनिक किस तरीके से प्लस से बेहतर है, तो देखिए आइकॉनिक में जो है आपको कोच अवेलेबल होते हैं, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन हो जाता है, इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करने का मौका मिल जाता है, और प्रिपरेटरी स्टडी मटीरियल आपको यहाँ पे मिल जाता है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, अगर आपको बुक्स वगैरह चाहिए तो आप जो है जा सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। और अगर आप PDF चाहते हैं तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलेगा, अलग अलग लेने का आपको नीड नहीं है। ठीक है जी। और अगर आप कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप कोड लगा सकते हैं PUJ10। दिस इज माय रेफरल कोड, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए ये आप यूज कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, प्लस एंड आइकॉनिक। सबसे वैल्यूबल पैक आपके लिए 12 महीना 24 महीना है। यहाँ पे जो ये आपको गिफ्ट बॉक्स नजर आ रहा है, यहीं पर आपने कोड लगाना है PUJ10 फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप आइकॉनिक पे जाना चाहते हैं तो आइकॉनिक पर भी जा सकते हैं। आपके पास डेबिट एंड क्रेडिट दोनों कार्ड से नो कॉस्ट EMI ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। और कैश में भी आप फीस जो है आप डिपॉजिट करवा सकते हैं, कैश ऑप्शन भी आप जो है आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे अभी मेरा MCQ बैच चल रहा है पेपर 1 एंड कॉमर्स का। कॉमर्स में भी आपको मैं MCQ प्रैक्टिस करवा रही हूँ। इसके बाद 22 जुलाई से 22 जुलाई से मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक यूनिट वाइज एंड फाउंडेशन कोर्स है। दिस इज द यूनिट वाइज एंड फाउंडेशन कोर्स। बहुत ही बेसिक से आप लोगों को मैं 10 के 10 यूनिट जो है पेपर 2 कॉमर्स के वो मैं आप लोगों को प्रिपेयर करवाने वाली हूँ। इसके अलावा पेपर 1 में भी मेरे बैचेस जो है वो चल रहे हैं। तो यूनिट वाइज अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। एंड सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ स्टैटिस्टिक्स का यूनिट। देखिए मैं वो यूनिट स्टार्ट करूंगी प्रायोरिटी पे जो स्कोरिंग है, जिनसे बेनिफिट मिलने के चांसेस ज्यादा है, तो वो यूनिट मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाली हूँ। स्टैटिस्टिक्स का यूनिट सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक पे स्टार्ट करने वाली हूँ। इसके अलावा काफी सारे बैच कोर्सेज, रिविजन कोर्सेज भी आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है रन किए जा रहे हैं, तो उनमें भी जो है आप पार्ट ले सकते हैं। ओके जी। प्राइस है फाइनली आप लोगों के लिए अलर्ट हो चुका है,
बट अभी आपके पास ऑप्शन है 6+2 मंथ एंड 12+2 मंथ का। अगर आप 12 या 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब फ्री में मिलता है 2 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन। तो आप उसमें जा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो के अंदर कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट नजर आता है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं और मतलब उसको रिपोर्ट कर सकते हैं और आप प्राइस को जो है क्लेम कर सकते हैं। फॉर्म जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए तो स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट 1 है और आपके सामने लिस्ट 2 है। कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको दिए गए हैं, उसके रेस्पेक्टिव कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे गिवन है। तो इनमें इनको जो है आपको मैच करना है, कॉन्सेप्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आपने मैच करना है। और कॉन्सेप्ट आपके सामने है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। What do you mean by the foreign direct investment? मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशंस क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका है इंटरनेशनल बिजनेस का, आईबी का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस गाइस मैंने आपको पहले से भी प्रैक्टिस करवाए हैं तो वो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। और कुछ एमसीक्यूज लेटेस्ट मैंने आप लोगों के लिए एड ऑन भी किए हैं। तो फटाफट से एवरीवन सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। देखिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो है ना थोड़ा सा पेशेंटली क्वेश्चन को पढ़ा करो, ठीक है ना। हौच पौच ना करें। एग्जाम में मुझे भी पता है थोड़ा सा प्रेशर रहता है एग्जाम के अंदर, यहाँ पे फिर भी हम लोग जो है प्रेशराइज फील नहीं करते, बट एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर जो है हाई हो जाता है। तो कोशिश करें एक्यूरेसी बिल्डअप करें। एक्यूरेसी पे सबसे पहले आपने फोकस करना है और जब एक्यूरेसी अचीव हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको स्पीड पकड़ लेनी है। तो अभी मुझे लगता है स्पीड का टाइम आ चुका है। एक्यूरेसी आई होप सो इतने टाइम में आप लोगों ने अचीव कर ली होगी। अब थोड़ा सा एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पे हमें वर्क करना है। क्विकली आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन आपके सामने कॉन्सेप्ट है और कुछ एक ऑब्जेक्टिव है। तो कॉन्सेप्ट है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए ना तो 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक होता है आपका एफडीआई, एक इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है आपका एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, एक आपका होता है एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एक आपके होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से 3 कॉन्सेप्ट होते हैं इंटरनेशनल अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो 3 तरीके आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब आपका उद्देश्य है मैनेजमेंट करना या कंट्रोल करना, किसी कंपनी को मैनेजमेंट में पार्ट लेना या किसी कंपनी को कंट्रोल करना, उसकी स्ट्रेटेजिक अलायंस में पार्ट बनना, तो आप जाते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है 10% या इससे ज़्यादा कैपिटल आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो दैट विल बी नोन एज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। मान लीजिए आप जो है फॉरेन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूं, अब मुझे मान लीजिए किसी कंट्री की नॉलेज नहीं है, बट मुझे लगता है कि उस कंट्री में अगर मैं अपना पैसा लगाऊंगी उस कंट्री की किसी कंपनी के अंदर तो मुझे रिटर्न मिलने के चांसेस है, बट आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। तो मैं कहाँ पे जाऊंगी, मैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जाऊंगी, जहाँ पे मतलब ये एक तरीके से म्यूचुअल फंड से होते हैं, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो क्या करते हैं डिफरेंट जो कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके, या फिर जिन्हें नॉलेज नहीं होता कि किस कंपनी में पैसा डालना से हमें बेनिफिट होगा तो वो क्या करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं। जैसे कि इंडिया में जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की, बट स्टिल वो ट्रेड करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर्स पे पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप किस में पैसा डाल सकते हैं, अपना म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। इसके अलावा आपके आता है एफआईआई विच इज नोन एज द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। अगर आप डायरेक्ट जो है किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं और आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना, आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के पर्पज से ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दैट विल बी नोन एज फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है उसे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट उसे बोला जाता है। तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज आपको ध्यान में रखना है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है डिफरेंशिएशन पे पॉइंट आ जाए, इनकी की पॉइंट्स या की वर्ड्स में भी पॉइंट आ जाए, तो कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आपने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, चलिए और ध्यान रखिएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट जो होता है ये आपका होता है 10% या फिर उससे कम अमाउंट के लिए ये जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है जी, चलिए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट गिव्स अ बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ऑफ होम कंट्री, इट enables the owners to or creators to protect their work, और it helps strengthening the political relationship between the various nations। तो यहाँ पे आपका करेक्टली मैच हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 से। ये पॉलिटिकल रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करती है। भाई आप किसी कंट्री में इन्वेस्ट करोगे, किसी कंपनी में पैसा अपना डालोगे तो भाई पॉलिटिकल रिलेशन तो अच्छे होंगे ही डेफिनेटली।
फिर आता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होती है? देखो आपकी होती है सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनीज, ठीक है ना, या डोमेस्टिक कॉर्पोरेशन। डोमेस्टिक कॉर्पोरेशन क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए इंडिया में मैंने कोई कंपनी बनाई और इंडिया में मैं अपना माल बेचती हूँ, सप्लाई करती हूँ, ये सब कुछ मैं काम करती हूँ, तो वो कौन सी कंपनी होती है? वो डोमेस्टिक कंपनी होती है। और मान लीजिए मैंने बाहर माल बेचना स्टार्ट कर दिया, मेरी कंपनी ने डिफरेंट कंट्री में माल बेचना स्टार्ट कर दिया, तो दैट विल बी नोन एज द इंटरनेशनल कंपनी, ठीक है ना, दैट विल बी नोन एज द इंटरनेशनल कंपनी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपकी आती है मल्टीनेशनल कंपनी। अगर मेरा बिजनेस 3, 4, 5, 10 कंट्रीज के अंदर फैला है तो दैट विल बी नोन एज द मल्टीनेशनल कंपनी। फिर आपकी होती है ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी कौन सी कंपनी होती है? मान लीजिए मेरा जो बिजनेस है ना बहुत सारी कंट्रीज में, पूरे ग्लोब में फैला हुआ है, 1-2 कंट्री को छोड़ के, या फिर सभी में फैला हुआ है, तो दैट विल बी नोन एज द ग्लोबल कंपनीज या कॉर्पोरेशंस। एंड नेक्स्ट आपके एक और आता है, दैट इज द ट्रांसनेशनल कंपनीज या कॉर्पोरेशंस या ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो कौन से ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं? मान लीजिए, ओके जी, ठीक है जी। तो मान लीजिए अगर मेरा जो है जो मेरा आप कह सकते हैं बिजनेस बिजनेस मान लीजिए मैं किसी अदर कंट्री में जाती हूँ, वहीं उसी कंट्री के अंदर एक नई कंपनी मैं सेटअप कर देती हूँ, बिल्कुल नई, ट्रूली नई कंपनी, उसका और कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, सो दैट विल बी नोन एज द ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज ये भी आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। मैं कोशिश कर रही हूँ एक क्वेश्चन से बहुत सारे एस्पेक्ट और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आपके क्लियर करने का, ठीक है। एफडीआई का कॉर्पोरेशन आपकी जो है एफडीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो आई सो आप लोगों के अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का भी आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपके है द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती है आपकी? फॉर एग्जाम्पल जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि आपके पेटेंट है, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क्स है, ये किसके अंदर आपके आते हैं? ये आपके आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर। तो ये डेफिनेटली आपके वर्क को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ओनर्स को या क्रिएटर्स को उनके वर्क के लिए क्या करते हैं? ये प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये किससे मैच हो जाएगा? पॉइंट नंबर 2 से। और ये किससे मैच होगा? हमारा पॉइंट नंबर 1 से। तो 3, 1 एंड 2, 3, 1 एंड 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड द क्वेश्चन इज, आपको बताना है नामा क्या है, गेट्स क्या है, ट्रिम्स क्या है, ट्रिप्स क्या है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको काफी बार करवाया है और अच्छे से आपको समझाया हुआ भी है। तो आपने बताना है फटाफट से, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, रिलेटेड टू द WTO इम्पैक्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इम्पैक्ट के अनुसार आपको जो है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले एक क्वेरी आता है सबसे पहला कि मैम नामा क्या है? नामा क्या होता है? फटाफट से वीडियो को पॉज करिए गाइस और आंसर करेंगे आप इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में जो है नामा क्या होता है ये आपने जो है कमेंट करके बताना है। नामा की फुल फॉर्म आपको बतानी है कि किससे रिलेटेड है। ओके जी, तो ध्यान रखिए, नामा की फुल फॉर्म है आपकी, आई होप सो आप सभी ने कमेंट किया होगा अच्छे बच्चों की तरह सभी ने, ठीक है जी। चलिए, तो नामा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी? नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस इज द नामा। ये क्या होता है? आपके नामा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट है गेट्स। गेट्स क्या होता है? ये तो आपको पता है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, ठीक है। फिर आपके होता है ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रिप्स क्या होती है आपकी? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिप्स होती है। ट्रिम्स क्या होता है? ट्रिप्स क्या होता है? गेट्स क्या होता है? नामा क्या होता है? ये ध्यान रखिए, एग्जाम में किसी भी से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। चलिए, तो नामा किससे रिलेटेड है? नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोड्यूस को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। तो ये इंक्लूड करता है द इंडस्ट्रियल गुड्स,
टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो किससे मैच होगा? ये पॉइंट नंबर 2 से मैच हो जाएगा। लिबरलाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, तो ये किस में हुआ था? गेट्स में ही तो हुआ था ना, लिबरलाइज किया गया था लॉज को। पॉइंट नंबर 1 से मैच हो जाएगा। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ओके 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 ओके। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मेजर्स के अंदर आएगा वो, ये इसके अंदर नहीं आएगा। दैट्स कम्स अंडर द इन्वेस्टमेंट मेजर्स। चलिए, तो गेट्स क्या होता है हमारा? दिस इज द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज में, इसके लिए क्या बनाया गया था? गेट्स का फॉर्मेशन किया गया था। और आपको भी बता रहे, गेट्स जो है एक एग्रीमेंट था, इट जस्ट एन एग्रीमेंट, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था, रिकॉग्नाइज बॉडी नहीं था। तो गेट्स को रिप्लेस करके, और गेट आपके किस में बना था? गेट आपका बना था 1947 में। तभी देखो, आंसर करते हुए चले, जिनको भी आता है रिवीजन करते हुए चलो, आंसर करते हुए चलो कि भाई गेट जो बना था, रिकॉल करें, आप सभी भी कोशिश करें रिकॉल करने की कॉन्सेप्ट्स को। पॉज करो वीडियो को और आंसर करो, ठीक है ना। तो गेट्स आपका बना था 1947 में, जिसको रिप्लेस करके, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पता है क्या है, सर्विस वगैरह को इंक्लूड नहीं किया गया था, और कुछ एक कमियां थी, जैसे कि इसके अंदर डिस्प्यूट सेटलमेंट से रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं था, कोई भी बॉडी नहीं थी। तो इसको रिप्लेस करके 1995 में किसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया? डब्ल्यूटीओ का, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। फिर आपके आया ट्रिम्स। ट्रिम्स आता है, ट्रिम्स जो कि होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इन्वेस्टमेंट मेजर्स जिसके अंदर आपके एफडीए आ जाते हैं, आपके एफपीआईज आ जाते हैं, एफआईआईज आ जाते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई थी, लॉस को लिबरलाइज किया गया। तो ये तो किससे मैच हो जाएगा? पॉइंट नंबर 1 से। और ट्रिप्स क्या होती है? मोनोपोली पावर टू द ओनर्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपकी क्या क्या आता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में मान लीजिए आपके लाइसेंस हो गया, ठीक है, आपके जो है कॉपीराइट हो गया, लाइसेंस हो गया, कॉपीराइट हो गया आपके, इसके अलावा आपके पेटेंट हो गया, ठीक है, ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे ये किससे मैच हो जाएगा आपका? करेक्टली द ऑप्शन नंबर 4 से। तो वही सीधा सीधा मैच हो गया। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 1 एंड 4। 2, 3, 1 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारा डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या करेक्ट स्टेटमेंट से ही आपने बताना है, ठीक है। और आपके सामने भी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है, यू नीड टू फाइंड आउट द 3 ऑप्शन। पता है, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग तो एलिमिनेशन से आंसर बढ़िया से निकल जाएगा। तो चलिए एक बार फटाफट से देखिए इस क्वेश्चन को और आंसर करेंगे। देखो जैसा आता है, गलत सही कोशिश करें आंसर करें, बता आंसर करने का। और आंसर करने के बाद आपको क्या करना है? मैच भी करना है, कहाँ पे गलती हो गई ये भी फाइंड आउट करो, ठीक है। गलती हमसे कहाँ पे हो रही है ये भी आपने फाइंड आउट करनी है, और उस गलती को सुधारना भी है, ठीक है। एग्जाम में गलती करने से अच्छा है अभी कर लो, अभी सुधार लो तो बढ़िया रहेगा। एग्जाम में गलती करोगे बाद में सुधारोगे, 6 महीने खराब होंगे। और वैसे भी आपको ही पता है ना, कोरोना के चक्कर में पता भी नहीं है, 6 महीना 1 साल भी खराब कर सकता है आपका, ठीक है ना। 6 महीना तो आप खराब कर बैठोगे क्योंकि आपने तैयारी अच्छी नहीं की। फिर अगर कोविड आ गया अगेन से, तो वैसे वो आपका 6-8 महीने खराब कर देगा, तो क्या लॉजिक है, ठीक है ना। कोई लॉजिक नहीं है, सच है। प्रिपेयर करो, बेस्ट तरीके से करो, अभी ही प्रिपेयर करो, ये गुरु मंत्र है भाई कोरोना के अंदर आप सभी के लिए। तो चलिए जी भाई, आंसर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपके सामने विचार, द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो डब्ल्यूटीओ इनिशिएट्स peace process among the member countries to enhance the international trade. WTO avoids the task of settlement of disputes among the member countries. WTO administers the trade review mechanism, and WTO cooperates in an appropriate manner with the IMF and the World Bank. ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक जो है उससे appropriate manner में क्या करता है? डील करता है। तो ये आपने बताना है which statement is correct। देखो पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको बताया था, गेट। मैंने आपको देखो एक चीज बताई थी कि गेट जो है ना,
गेट जो है, गेट के अंदर आपके क्या है, दिस इज द जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, ये क्या है आपके, दिस इज द गेट, ठीक है। और गेट को रिप्लेस करके क्या लाया गया था, डब्ल्यूटीओ लाया गया था। अब गेट को रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ लाया गया था, तो डब्ल्यूटीओ में मुझे एक बात बताइए, ये क्यों लाया गया, क्यों, क्योंकि गेट के अंदर ना तो आपके डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी था कि अगर मान लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड को लेके अगर किसी में डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो ये चीज इसमें नहीं थी। तो इसके लिए क्या किया गया था, डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन किया गया था डिस्प्यूट वगैरह को लेके। इसके अलावा जो है यहाँ पे सर्विस के लिए कोई प्रोविजन नहीं था। अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री को ट्रेड मतलब गुड्स में ट्रेड ना करके अगर सर्विसेज में ट्रेड करती है तो उस केस में कैसा सेटलमेंट होना चाहिए या कैसे ट्रेडिंग होगी, ये भी नहीं बोला था। तो इसके लिए डब्ल्यूटीओ का मेजरली फॉर्मेशन किया गया था। तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द मेंबर्स कंट्री, तो ये डब्ल्यूटीओ का फेमस टास्क है। तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके करेक्ट होते ही आपका ऑप्शन में बी और सी क्या हो जाएगा, ऑटो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है जी, अब दोनों में 2-2 आ रहा है, चलिए आगे चलते हैं। 3 भी आ रहा है तो 3 को भी देखने का जरूरत नहीं है। ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म इसके अंदर है तो इसको भी देखने का जरूरत नहीं है। अब आ जाता है पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 4। तो डब्ल्यूटीओ इनिशिएट द पीस प्रोसेस अमंग द मेंबर्स कंट्री टू एनहांस द इंटरनेशनल ट्रेड। पीस का काम करती है, शांति लेकर आती है मेंबर कंट्रीज में, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को क्या किया जा सके, एनहांस किया जा सके। या फिर डब्ल्यूटीओ कोऑपरेट्स इन एप्रोप्रिएट मैनर विद द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक। और देखिए गाइस, यहाँ पे डब्ल्यूटीओ है, दैट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है आपके जो अरे भाई सी कैसे आंसर हो गया इसका, नॉट सी, ध्यान रखना सी इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 3 और 4, 3 और 4 कैसे, 3 और 4 तो कैसे हो सकता है, ये दो तो ये तो है ही ना। अच्छा दिस इज अवॉइड्स, ओके 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 ओके। सो गाइज वी नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट वन, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना था करेक्ट वन, और यहाँ पे अवॉइड दिया हुआ है तो अवॉइड तो नहीं होगा, अवॉइड थोड़ी होगा, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। और ये गलत होते हैं आपके ए और डी गलत हो रहे हैं, ये ना ए और डी आपका गलत हो रहा है। आपका जो है ए और डी गलत हो रहा है, ठीक है जी, सी तो सही होगा फिर तो। और एक ये पीस का काम नहीं करता, ये जो है कॉपरेशन के साथ काम करता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। और इसके ऊपर देखो इन तीनों के बारे में मैंने आपको जो है काफी अच्छे से बताया हुआ है, सेटलमेंट के लेके, ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म को लेके। पॉइंट नंबर 2 वही गलत है क्योंकि अवॉइड बोला है, ठीक है, ये वर्ड मेरे से मिस हो गया था। यहाँ पे बोला गया अवॉइड करता है टास्क ऑफ सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, जबकि तो सेटलमेंट के लिए ही बनाया गया था। मेजर इसका जो एस्टैब्लिशमेंट का उद्देश्य था वो सेटलमेंट के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में सी होगा, दैट इज बोथ द ऑप्शन में 3 एंड 4, 3 एंड 4 दो ही करेक्ट है आपके, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 एंड द ऑप्शन नंबर 4। बाकी 1 एंड 2 आपका इनकरेक्ट होगा, ठीक है जी। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने में मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना, कुछ चीजें नहीं देख पाए थे। चलिए ठीक है जी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने असर्शन और रीजन का है, और असर्शन आपके सामने एसडीआर आर द राइट, एसडीआर जो है राइट होता है टू ड्रॉ ऑन द आईएमएफ एंड आर कॉल्ड द पेपर गोल्ड। एसडीआर जो होते हैं दीज आर द, भाई बिल्कुल राइट होते हैं, दीज आर द स्पेशल ड्रॉइंग राइट। एसडीआर की फुल फॉर्म भी आपने ध्यान में रखनी है, एसडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एसडीआर का मतलब होता है आपका द स्पेशल ड्रॉइंग, द स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ठीक है, आर द राइट्स टू ड्रॉ ऑन द आईएमएफ, ठीक है। आईएमएफ पे बिल्कुल, अगर आप आईएमएफ का, अगर कोई भी कंट्री आईएमएफ की मेंबर बनना चाहती है तो उसको आईएमएफ की जो कैपिटल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है, और कैपिटल को सब्सक्राइब जब करती है कोई भी कंट्री तो उसको बदले भी इशू किए जाते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट, जिसे पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बताया, मैं आपको पहले तो जो है गोल्ड वगैरह दिया जाता था, अब आपको बताया गोल्ड वगैरह इतना अवेलेबल है नहीं, तो इस केस में क्या किया जाता है, गोल्ड वगैरह ना देके, अब गोल्ड वगैरह ना देके और अब क्या किया जाता है, करेंसीज दी जाती है, ठीक है, किसी भी कंट्री की करेंसी दे सकते हो, किसी में भी वो आती है जो कि आईएमएफ के बास्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो आईएमएफ की जो बास्केट है, बास्केट ऑफ करेंसी है एक आईएमएफ के पास, और करेंसी है, और उसी करेंसी में आपको जो है ना पे करना पड़ता है। और बास्केट किस किस की है, सबसे पहले तो भाई डॉलर ही है, ठीक है, उसके बाद आपके ब्रिटिश पाउंड आता है, ब्रिटिश पाउंड आपके आ जाता है, यहाँ पे यूरो आ जाता है, ठीक है, यूरो के बाद आपके आ जाता है चाइनीज येन, चाइनीज जो करेंसी है वो आ जाती है, और रेनमिनी,
रेनबिनी, ठीक है। जापान की करेंसी आ जाती है चाइना की। चाइना में आई थिंक सो युआन या रेनबिनी जो है वो चलती है। मतलब 2 करेंसीज चलती है चाइना के अंदर, तो वो कोई सी भी हो सकती है। बाकी एक जो है आपकी जापानीज येन होता है वो। जापानीज येन। तो इस तरीके की कुछ एक करेंसीज है जो कि आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बास्केट ऑफ करेंसीज है जिसमें आप पे कर सकते हो, किसे कर सकते हैं पे, आईएमएफ को, ठीक है। बाकी करेंसीज का सबका इक्वल वेटेज नहीं है। मान लो आप सोचो कि मैं सारी चाइना की करेंसी पे कर दूं, तो चाइना का वेटेज जो है वो डॉलर से बहुत कम है, ठीक है ना। सबका अपना अपना वेटेज है, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो डॉलर का ही है, ठीक है। सिंस नेक्स्ट आपके सामने रीजन है, आपके सामने, सिंस द वैल्यू ऑफ एसडीआर इज फिक्स्ड इन द गोल्ड, सो इट इज कॉल्ड द पेपर गोल्ड। क्योंकि एसडीआर की जो वैल्यू है फिक्स की गई है गोल्ड में, इसीलिए इसको पेपर गोल्ड बोला जाता है। तो मैंने आपको अभी अभी जस्ट कहा कि पहले गोल्ड में ट्रेडिंग होती थी, पहले गोल्ड वगैरह दिया जाता था, पर अब नहीं दिया जाता। क्या होता है, अब नहीं दिया जाता, अब गोल्ड में ट्रेडिंग वगैरह नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा, इसे जो है, ठीक है ना, इसे जो है पेपर गोल्ड इसलिए नहीं कहा जाता, ठीक है। पेपर गोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब करेंसी में पेमेंट होता है। सो दैट्स द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। द असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, रीजन आपका इनकरेक्ट है, ठीक है ना। पेपर गोल्ड इसलिए नहीं बोलते क्योंकि गोल्ड में पे होता है, पेपर गोल्ड इसलिए बोलता है क्योंकि यहाँ पे करेंसी का यूज किया जाता है, इसलिए उसको पेपर गोल्ड बोला जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एंड द क्वेश्चन इज, ये भी आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। दिस इज आल्सो द असर्शन और रीजन क्वेश्चन। असर्शन आपके सामने, अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज ड्यू टू सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। रीजन आपके सामने, डेवलप कंट्रीज आर क्रेडिटर्स ऑफ लीस्ट डेवलप कंट्रीज। जो ये एलडीसीज है, ये आपके एलडीसी जो है ये है आपका लीस्ट लीस्ट डेवलप लीस्ट डेवलप कंट्रीज, ये है आपकी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको गाइस पहले प्रैक्टिस करवाया हुआ है। आई होप सो आप करेक्ट करें, क्योंकि आज का सेशन जो है आपका रिविजनरी सेशन है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं कहूँ आपको, सो दिस सेशन इज द रिविजनरी सेशन, जहाँ पे मैंने कोशिश की है वापस से आपके सामने कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस थे उनको आपके सामने रखा है, ताकि आप वापस से उनके जो कॉन्सेप्ट है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप अच्छे से याद कर सकें, ठीक है जी। तो ये एक तरीके से आपके लिए जो है रिविजनरी सेशन है। तो ये आपने बताना है, डेवलप्ड कंट्रीज आर द क्रेडिटर्स ऑफ एलडीसीज एंड डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन गेटिंग रीड ऑफ दियर सरप्लसेस, ठीक है। और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप अपने सरप्लसेस जो है उनसे बाहर निकले, जो है, ठीक है। मतलब जो सरप्लसेस चल रहा है लीस्ट डेवलप कंट्रीज पे, उससे उनको बाहर निकाला जाए, तो इसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सही है जी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो असर्शन है और रीजन जो है वो दोनों करेक्ट है, एंड ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट सबसे पहले इस टर्म को समझिए। बीओपी क्या होता है, बीओपी इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो क्यों बनाया जाता है, मान लीजिए ये एक कंट्री के लिए बनाया जाता है, ये किसी कॉर्पोरेशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता, ये किसी कंट्री के लिए बनाया जाता है। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये बताता है कि किसी कंट्री को कितनी सारी जो है इनकमिंग हुई है, आउटगोइंग हुई है, उनके बारे में ही देखता है, ठीक है जी। उसके बारे में ये बताता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट एसेट्स के बारे में, करंट लायबिलिटीज के बारे में इनको बताता है। मतलब जो भी कंट्री में पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, और जो भी ट्रेड रिलेटेड है, एक्सपोर्ट्स है, इम्पोर्ट्स है, उसको दर्शाया जाता है। करंटली अगर मैं बात की जाऊँ तो करंट और कैपिटल अकाउंट, 3 अकाउंट होते हैं, करंट, कैपिटल, और एक आपका होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, जिसके अंदर आरबीआई से रिलेटेड एंट्रीज आती है। तो यहाँ पे वो बनाया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर इक्वल आ रहा है तो नो नीड फॉर सेटअप। और मान लीजिए अगर डिसइक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाती है, मतलब क्रेडिट और डेबिट साइड अगर मैच नहीं करते हैं, डेफिसिट होता है, तो आईएमएफ से लोन लो और उसको बैलेंस कर लो। और मान लीजिए अगर वो सरप्लस आ जाता है, तो सरप्लस के केस में क्या होता है, आप किसी और कंट्री को पैसा देकर और क्या कर सकते हो, उसको इक्विलिब्रियम पे ला सकते हैं, मतलब ला सकते हो। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को ध्यान रखिएगा, हमेशा इक्विलिब्रियम पे लेके आया जाता है, ठीक है जी। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ओके जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये मोटर वैन अकाउंट है। तो आपने बताना है कि कौन कौन से जो खर्चे है ना, विच 4 एक्सपेंडिचर वुड बी रिकॉर्डेड इन द मोटर वैन अकाउंट। इन निम्नलिखित में से 6 एक्सपेंस आपको दिए हुए हैं, कौन से ऐसे 4 एक्सपेंस है जो कि आपके मोटर वैन अकाउंट के अंदर जाएंगे और बाकी की जो किस में जाएंगे, ये आपने भाई बताना है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है गाइस, फटाफट से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको करेक्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो मोटर वैन अकाउंट जो है ये फिक्स एसेट है या जो है करंट एसेट्स है। करंट एसेट है तो ये आपने पता करना है। तो ये कौन सी एसेट है हमारी, दिस इज द फिक्स एसेट। ये क्या है हमारी, दिस इज द फिक्स एसेट। ठीक है, मोटर वैन अकाउंट जो है हमारा कैसा खाता है, स्थिर खाता है। ठीक है, फिक्स एसेट अकाउंट होता है ये आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है इसकी कॉस्ट। आपको ही पता है अगर कोई भी मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट या मोटर वगैरह आप लेकर आते हैं मोटर वैन, तो आप उसकी कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्जेस अगर वन टाइम है, अगर वन टाइम एक्सपेंडिचर है तो किस में जाता है आपका, किसके अंदर जाता है, कॉस्ट के अंदर ही ऐड हो जाता है। ठीक है, पेट्रोल आपको पता है दिस इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप जब भी गाड़ी चलाओगे, मोटर वैन चलाओगे, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, पेट्रोल की पड़ेगी, जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। तो ये क्या हो जाती है आपकी, ये हो जाती है आपकी रेवेन्यू नेचर। तो ये जो है कैपिटलाइज नहीं होता मोटर वैन अकाउंट के अंदर। फिर आपके आते हैं द सैलरी टू ड्राइवर। ड्राइवर की सैलरी 4000 है, ये भी रेवेन्यू नेचर की, हर महीना देना पड़ेगा भाई। अगर ड्राइवर रख रहे हो तो देना पड़ेगा, नहीं रखोगे तो नहीं देना पड़ेगा। वन टाइम एक्सपेंडिचर तो है नहीं, तो ये भी आपका किस में चला जाएगा, रेवेन्यू नेचर में, मतलब पीएनएल में चला जाएगा। ये जो दोनों खर्चे ये आपके पीएनएल अकाउंट के अंदर चले जाएंगे सीधा सीधा। बाकी राइटिंग द कंपनीज नेम, कंपनी का नाम लिखवाए, एक ही बार लिखवाओगे। रोड टैक्स पे किया, साफ लिखा हुआ है वन टाइम, एक ही बार पे किया है, तो ये सारे एक्सपेंडिचर कैसे हो जाएंगे, कैपिटलाइज। जबकि 3 और 4 जो है आपका क्या नहीं होगा, कैपिटलाइज नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ भी सकता है और ओरली भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, कुछ एक चीजों की आपको थोड़ी नॉलेज रखनी थी, देन आराम से आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अ डैश, यहाँ पे डैश है भाई, खाली स्पेस है, ये आपने बताना है। अ डैश इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी और ए होल। ये आपको बताना है, क्या यूज किया जाता है रिफ्लेक्ट करने के लिए चेंजेस इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी और अ होल। जनरल प्राइस इंडेक्स, स्पेशल प्राइस इंडेक्स, मॉनेटरी वैल्यू इंडेक्स या डिस्काउंट फैक्टर इंडेक्स। क्या यूज किया जाता है ये आपने बताना है। ठीक है जी, तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है आपका अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, जो आपकी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन है ये वो है आपके। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डैश इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन अ परचेजिंग पावर ऑफ मनी और ए होल। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा जनरल प्राइस इंडेक्स यूज किया जाता है। और जो जनरल प्राइस इंडेक्स होता है ये किसके द्वारा दिया जाता है, फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में गाइस कॉमेंट करिए, जो जनरल प्राइस इंडेक्स होता है वो कौन देता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई जो इंडेक्स, मान लीजिए आपको ये तो पता है कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी के बेसिस पे इसको क्या किया जाता है,
इसको जो है वैल्यू किया जाता है, ठीक है, मनी के बेसिस पे कि भाई इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की जाती है, अगर वैल्यू गिर गई है तो उसको कम करके दिखाया जाता है, बढ़ गई है तो बढ़ा के दिखाया जाता है, और इफेक्ट दिखाना तो जरूरी है, पर ये किसके बेसिस पे दिखाया जाता है, तो ये जीडीआई जिसे जनरल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है उसके बेसिस पे दिखाया जाता है। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है किसके बेसिस पे, तो जीडीआई, ये भी आपने ध्यान रखना है। और देता कौन है भाई, इंडेक्स जो है वो इशू कौन करता है ये भी तो पता होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा ये जो जनरल प्राइस इंडेक्स है ये दिया जाता है आपके आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा टाइम टू टाइम जो है ये जनरल प्राइस इंडेक्स दिया जाता है, जिसको आप बेस बना के और क्या करते हो, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड से हमारी रिलेटेड होती है। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइम गाइज, ये जो कॉन्सेप्ट है ना शेयर फॉर फीचर, ये जो क्वेश्चन है आपके अकाउंटिंग से शेयर फॉर फीचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये नंबर ऑफ टाइम आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो चलिए इसे आंसर करना है आपने। इसे आपने बताना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ए लिमिटेड हैज अलॉटेड 10,000 shares to the applicants of 14,000 shares on pro rata basis. The amount payable and application is ₹2। एप्लीकेशन पे जो पेबल अमाउंट है वो ₹2 है। मिस्टर एक्स, ठीक है, अप्लाइड फॉर 420 शेयर्स, the number of shares allotted and the amount carried forward for the adjustment against allotment money due from X is, ये आपको बताना है। और allotment money पे कितना एडजस्टमेंट कर दिया एप्लीकेशन मनी पे जितना पैसा मिला था उसको जितना शेयर्स मिला उतना तो एडजस्ट कर दिया, बाकी बचा हुआ पैसा को अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट कर दिया, तो ये आपने बताना है कि अलॉटमेंट मनी के साथ कितना एडजस्ट हुआ और उसे कितने शेयर मिले। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, प्रोराटा अलॉटमेंट चल रहा है, मतलब 14,000 जो अप्लाई करा था उसको 10,000 मिले, मतलब 14,000 वालों को 10,000 मिले, तो 420 शेयर वालों को कितने मिलेंगे, तो भाई काटा पीटी कर देते हैं भाई फटाफट से, तो ये आपको बताना है, 3 टाइम्स चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 शेयर्स उसे मिले हैं। अब भाई बताइए मुझे 420 शेयर पे ₹2 दिए तो 300 शेयर मतलब मिल गए हैं, बाकी बचे हुए 120 शेयर पे ₹2 की क्या एप्लीकेशन बनी है, जो किससे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया जाएगा उसे, तो इसका क्या हो जाएगा, 240 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 300 शेयर्स एंड 240 जो है आपका अलॉटमेंट मनी के साथ क्या हो जाएगा, आपका एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डेफिनेटली। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड द क्वेश्चन इज, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन फंक्शन, और प्रोडक्शन फंक्शन से भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे यहीं पे पूछना चाहूंगी रिगार्डिंग द प्रोडक्शन फंक्शन, कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, जो हमें प्रोडक्शन का फंक्शन दिया है जो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट, ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन फंक्शन शोज द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड द फिजिकल आउटपुट, ठीक है ना, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन बताते हैं कौन बताता है, प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। कई बार इसकी डेफिनेशन भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो मुझे फटाफट से आंसर करके बताएंगे इस क्वेश्चन को। प्रोडक्शन फंक्शन जो है किसके द्वारा दिया गया है, ये मेरा क्वेश्चन है, और ये आपने कमेंट सेक्शन में एक बार वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ओके जी, 5 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट गाइस आंसर करें।
ओके जी, चलिए तो आ जाते हैं। ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, ये दिया गया है आपके कॉब एंड डगलस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है, ध्यान रखिए, किसके द्वारा दिया गया है? आपके कॉब एंड डगलस के द्वारा आपके प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है। ये किस पे बेस्ड है? आपके किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है? प्रोडक्शन फंक्शन शोज द फंक्शनल टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड द फिजिकल आउटपुट। ठीक है, और ये दिया गया आपके कॉबन डगलस के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्रोडक्शन फंक्शन की, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो आपने बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि इस प्रोडक्शन फंक्शन में कैसी कौन सी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है? सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्री, टेरिली और फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेसिफिसिटी, क्या क्या जो है आपके प्रोडक्शन फंक्शन की खासियत है, या क्या क्या इसके अंदर होता है। ओके जी, तो यहाँ पे गाइस हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट इज सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। प्रोडक्शन फंक्शन में सब्स्टिट्यूटेबिलिटी पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? आप जो है, देखो, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का मतलब क्या है? आप जो है दो चीजों का यूज करते हैं। एक तो होता है आपका लेबर और एक आपकी होती है कैपिटल। ठीक है, लेबर और कैपिटल का यूज किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको लेबर की जरूरत है, अगर आप लेबर इंसेंटिव गुड्स बना सकते हैं तो लेबर का यूज कर लो, लेबर नहीं है तो कैपिटल का यूज कर लो। मतलब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, दोनों में से जिसकी भी यूज उसको किया जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब कभी कभी अभी चीजें जो होती है साथ रिक्वायर्ड होती है, जैसे आपको लेबर भी चाहिए, जैसे आपको कैपिटल भी चाहिए, और आपको क्या चाहिए, आपको इसके अलावा जो है अदर चीजें भी रिक्वायर्ड हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री भी होती है, मतलब साइमल्टेनियसली रिक्वायर्ड हो सकता है, भाई लेबर भी चाहिए और कैपिटल दोनों चाहिए हमें, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके सामने आता है फ्लैक्सिबिलिटी। प्रोडक्शन फंक्शन में ध्यान रखना, फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती है, स्पेसिफिसिटी इस पे देखने को मिलती है डेफिनेटली। स्पेसिफिसिटी इन द सेंस कि प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है आपके लीनियर हो सकता है। ठीक है, मतलब ये रिलेशनशिप को बताता है, स्पेसिफिसिटी को बताता है बिटवीन द लेबर एंड कैपिटल। लेबर एंड कैपिटल के बीच में रिलेशनशिप को ही बताता है। अब देखो, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और इस तरीके से पूछे जाता है कि एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है ना, मतलब एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ द एलईसी कर्व, लॉन्ग रन एसी कर्व, लॉन्ग रन एसी का जो एवरेज कॉस्ट का होता है लॉन्ग रन का, वहां पे क्या पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपके जो एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ द एलएसी कर्व, यहाँ पे जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो कैसा होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपका होता है नॉर्मल। या तो एग्जाम में नॉर्मल आ सकता है, या आपके एग्जाम में लीनियर आ सकता है। लीनियर भी बोल सकता है एग्जामिनर, नॉर्मल भी बोल सकता है, दोनों में से जो वर्ड आए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, वैसे तो लीनियर होता है, बट एग्जाम में जो है कई बार नॉर्मल भी आंसर लगा दिया जाता है कि नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन जो है देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा आपने ट्रिकी चीज है, ये आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, थोड़ा सा आपने ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए जी, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे जो है आपके सामने ऑप्शंस है, मतलब लिस्ट वन है लिस्ट टू को मैच करना है, और ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इस क्वेश्चन से, इस एक क्वेश्चन से आपके जो है चार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे डेफिनेटली। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, मतलब काफी सारे क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक्स के आपके इस सिंगल क्वेश्चन से करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, फटाफट से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन के।
तो यहाँ पे सबसे पहला आता है हमारा, देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक होता है आपका इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का कॉन्सेप्ट। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट में मेजरली क्या डिफरेंस होता है ये आपने समझना है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या किया जाता है, मान लीजिए आप प्रोडक्शन करते हैं, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं एक्स गुड्स का, ठीक है, और इसकी आप मान लीजिए 100 यूनिट बनाते हैं, इसकी क्या बना रहे हैं आप, 100 यूनिट बना रहे हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या किया जाता है, अपने जो है स्केल को बढ़ाया जाता है, स्केल को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। 100 की जगह में क्या करने लग जाऊंगी, 1000 यूनिट, 100 की जगह में क्या करने लग जाऊंगी, 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने लग जाऊंगी। तो मैंने क्या किया, अपनी जो स्केलिंग है उसको बढ़ा ली, ठीक है, क्या क्या मैंने स्केलिंग बढ़ा ली, इंक्रीज कर दी। अब इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या कहता है, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या कहता है, मान लीजिए मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ एक्स गुड्स का, मैं एक्स गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हूँ, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक्स गुड्स का मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो मैंने एक्स गुड्स के साथ साथ वाई गुड्स का भी प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर लिया, तो दैट विल बी नोन एज द इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। उसे क्या कहा जाता है, उसे इकोनॉमीज ऑफ स्कोप के नाम से जाना जाता है। चलिए जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपके सामने है, दैट इज द इंटरनल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज क्या होती है और एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होती है। देखो अब आपने स्केल बढ़ाई, मान लीजिए स्केल में ही आपकी इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज आती है। मान लीजिए आपको सस्ता लेबर मिल गया, आपको प्रोडक्शन के लिए सस्ता लेबर मिल गया, तो दैट विल बी नोन एज द इंटरनल इकोनॉमीज, उसे इंटरनल इकोनॉमीज बोला जाता है। और लेट्स से आपको जो है गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गई, आपको जो है गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गई किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या किसी मशीनरी पे या एवी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह में, तो ये दैट विल बी नोन एज द एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। उसे क्या कहा जाता है, उसे एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होता है, इंटरनल इकोनॉमिक्स क्या होता है और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों की आई होप सो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए फटाफट से मैच करेंगे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ, आपको पता है ये मैच करना है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आपके आ जाएगा, ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइज विद द लोअर एवरेज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट व्हेन टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ सिंगल फर्म। दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स प्रोड्यूस करना, एक्स के साथ साथ वाई का भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, है ना, तो ये दायरा बढ़ता है किसके अंदर, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप में। तो ये किसके साथ मैच होगा, पॉइंट नंबर 1 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो है मीन लोवरिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग इन बल्क में प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, 100 यूनिट की जगह 1000 यूनिट का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, जैसा कि मैंने अभी भी जस्ट आपको समझाया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोअर जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको मिल गई। तो ये किससे मैच हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2 से, ठीक है, ए जो है पॉइंट नंबर 2 से मैच होगा। इंटरनल इकोनॉमीज अराइज व्हेन द कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फर्म और अराइज व्हेन द कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री एक्सटर्नल में आती है, ठीक है, और फर्म जो है इंडिविजुअल आती है, मतलब ये इंटरनल इकोनॉमीज के अंदर आती है। तो ये 3 से मैच हो जाएगा और ये 4 से मैच होगा। तो यहाँ पे 2 3 4 एंड 1, 2 3 4 एंड 1, ऑप्शन नंबर सी डेफिनेटली गाइज आपका जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 100%, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एवरीवन, और प्लीज गाइज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, लाइक एंड शेयर जरूर कर दे वीडियो को। चलिए जी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके सो गाइज आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं एंड आई होप सो यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट्स अगर आपको अच्छे से क्लियर हुए हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली ताकि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे मेरी डेली फ्री लाइव क्लास होती है जो कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का होता है। पेपर 1 की क्लास होती है शाम 7 बजे 7 PM और पेपर 2 कॉमर्स की स्पेशल क्लास होती है, फ्री वाली क्लास होती है दोपहर 12 बजे। और ध्यान रखिए अगर आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे न्यू है देन किसी भी फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए पूजा 10 आप कोड लगा सकते हैं, कैपिटल लेटर्स विदाउट एनी स्पेस।
ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप कोई भी अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए कोड लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है 22 जुलाई से अकेडमी के पेड प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों के लिए नया और फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ पेपर 2 कॉमर्स में। और पेपर 1 में भी काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों को मेरे अवेलेबल हो जाएंगी, तो उनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। ठीक है ना। 22 जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मैं स्टैटिस्टिक्स वाला यूनिट स्टार्ट करने वाली हूँ और 10 के 10 यूनिट्स में आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाली हूँ अकेडमी प्लस पे। तो जो भी ट्रस्टेड लर्नर्स है अगर ज्वाइन करना चाहते हैं देन आज ही अपना प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द क्लास एंड प्लीज टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।